A very good morning, students. Today we are going to take genetic disorder in chapter number 5. These genetic disorders are basically classified into two categories: Mendelian genetic disorder, in which we will study hemophilia, sickle cell anemia, and phenylketonuria. And the second type of genetic disorders are the chromosomal disorder, in which we will discuss about the Down syndrome, Klinefelter syndrome, and Turner syndromes. So let us start with Mendelian disorder, hemophilia. Mendelian genetic disorder means these are the special kind of disorders do not follow the Mendelian genetics. Okay, so in which we will discuss about hemophilia. Let us start. So we will discuss about hemophilia. एक्चुअली यहाँ पर मैं आपको बहुत सारा प्रिंटेड जो मटेरियल है वो शो नहीं कर रहा हूँ. आप इस वीडियो को पॉज करते जाइएगा और पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा. ठीक है. तो हीमोफीलिया के बारे में जब भी बात आती है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस है. कौन सा इनहेरिटेंस है? सेक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस है. ठीक है. और इसमें सेक्स लिंक्ड में भी स्पेशली जब हम सेक्स लिंक्ड मतलब हम सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में बात कर रहे हैं. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, एक्स एंड वाई. ठीक है. लेकिन ये जो हीमोफीलिया है ये एक्स लिंक्ड है. सेक्स लिंक्ड में भी कौन सा है? एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस है. ये दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा आप. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ऐसे पर्सन जो हीमोफिलिक होते हैं उनमें उनके सिम्टम्स क्या होते हैं? पहली बात तो ये हीमोफीलिया में क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल होता है उसमें जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर वो दो होते हैं. एक तो होता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 7 और दूसरा होता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9. सो दीज टू आर एब्सेंट इन सच इंडिविजुअल्स. जो हीमोफिलिक इंडिविजुअल होता है उसमें ये दो जो फैक्टर होते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ये एब्सेंट होते हैं. ठीक है. तो ये याद रखिएगा. थर्ड पॉइंट आप बना लीजिएगा. अब क्यों ये एब्सेंट रहते हैं? ये इसलिए एब्सेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है, उस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अगर होमोजाइगस रेसेसिव जीन्स आ जाते हैं, होमोजाइगस रेसेसिव जीन, ठीक है, होमोजाइगस रेसेसिव जीन, स्मॉल एच आप लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? स्मॉल एच लिख दीजिए. मैंने गलती से सी लिख दिया था. स्मॉल एच लिख दीजिए. होमोजाइगस रेसेसिव जीन, इस जीन की प्रेजेंस के कारण जो होता है ये दो फैक्टर्स नहीं बनते हैं. और ये फैक्टर नहीं बनते हैं तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है. और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है तो किसी भी पर्सन को जब कोई इंजरी होती है तो उस इंजरी के लगभग 8 मिनट के बाद ब्लड क्लॉटिंग नॉर्मली हो जाती है. बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस रेसेसिव जीन, ठीक है, इस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो है रेसेसिव जीन है, इसके प्रेजेंस के कारण ये फैक्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे. जब वो इंजरी होगी, जब वो ब्लड वेजल्स डैमेज होगी, ब्लड प्लाज्मा बाहर निकलेगा, तो उस ब्लड प्लाज्मा में ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दिस टू फैक्टर देयर विल बी नो चांस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है. और उसकी ब्लीडिंग होती रहेगी जब तक कि उसकी डेथ ना हो जाए. ठीक है. तो ये बात भी याद रखिएगा. अब हम जेनेटिकल लेवल पर इसको कैसे समझा सकते हैं, चलिए देखते हैं. चलिए, अब जैसे हम बात कर रहे हैं किसी भी फीमेल इंडिविजुअल को लें. सबसे पहले हम किसी भी फीमेल इंडिविजुअल को लें तो उसमें क्या है कि उसका जो जीनोटाइप है वो इस तरीके का होगा. एक्स कंडीशन होगी. ठीक है. अगर मान लिया जाए कि एक
एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। हम जानते हैं कि ये जो हीमोफीलिया क्या है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस है। यदि उसके एक एक्स क्रोमोसोम पे रेसेसिव जीन है तो इसका मतलब दूसरे पे आप ऐसा मान लीजिए कैपिटल एच जीन है, तो इस कंडीशन में इसके ये फैक्टर बनेंगे बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल एच इज़ डोमिनेंट ओवर स्मॉल एच। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में डिजीज्ड नहीं होगी, ये लेडी डिजीज्ड नहीं होगी। ठीक है, लेकिन चलिए फिर थोड़ी देर बाद बताता हूँ मैं इसको। उसके बाद एक कंडीशन और देख लीजिए, दूसरी कंडीशन, ये एक्स स्मॉल एच, यानी कि होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन हो गई। और अब यहाँ पर कहीं से कहीं तक इन फैक्टर के बनने की जो 7 और 9 फैक्टर्स हैं, इनके बनने के चांसेस नहीं है बिकॉज ऑफ इनके बनने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल था कैपिटल एच, वो यहाँ पर कंप्लीटली एब्सेंट है। तो एक कंडीशन ये थी, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन ये हो गई किसी लेडी में, और नंबर 3 कंडीशन क्या हो गई, इस एक्स कैपिटल एच और एक्स कैपिटल एच, ये कंडीशन हो गई। ठीक है, तो ये तो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है, तो डेफिनेटली यहाँ तो बनेगा ही सही। ठीक है, तो ये जो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंडीशन है नॉर्मल लेडी की, दिस इज़ द नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, लेकिन ये जो नंबर 1 मैंने आपको बताई थी, ये नॉर्मल नहीं है, दिस इज़ व्हाट कैरियर। ये क्या है, ये कैरियर है। ये लेडी तो डिसीज्ड नहीं होगी बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल एच इज़ प्रेजेंट। ठीक है, और ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ दिस कैपिटल एच, दिस स्मॉल एच कैन नॉट, यानी कि रेसेसिव जीन कैन नॉट एक्सप्रेस्ड। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये दिस पर्टिकुलर लेडी ये अपनी लाइफ में तो बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होगी हीमोफीलिया से, लेकिन ये जब गैमिट्स का फॉर्मेशन करेगी तो ये दोनों ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जब यहाँ पर अप्लाई होगा, तो ये स्मॉल एच वाला एक्स क्रोमोसोम सेग्रीगेट होकर कहीं किसी भी जाइगोट में जब जाएगा तो ये मे भी वहाँ पर एक्सप्रेस हो जाए। तो सच लेडी, हेट्रोजाइगस लेडी, इज़ नॉट कॉल्ड एज डिजीज्ड, इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कैरियर ऑफ हीमोफीलिया। और ये तो बिल्कुल डिजीज़ है जो नंबर 2 मैंने आपको लिखा था, एक्स स्मॉल एच है, होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन आ गई, तो यहाँ पर कहीं से कहीं तक ये क्लॉटिंग फैक्टर्स बनने के चांसेस नहीं है और ये डिजीज्ड कंडीशन है। तो कुल मिला के जो कोई भी एक लेडी होती है तो उसमें कौन कौन सी 3 पॉसिबिलिटी है कि आइदर द लेडी इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, ठीक है, या तो वो कम्प्लीटली नॉर्मल हो, ठीक है, कम्प्लीटली नॉर्मल हो, तो उस कंडीशन में एक्स लिख सकते हैं आप। ठीक है, या दूसरी वो कैरियर हो तो आप क्या लिख सकते हैं, एक्स कैपिटल एच एंड एक्स स्मॉल एच। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या हो गया, डिजीज यानी कि हीमोफिलिक अगर हो गई तो इस कंडीशन में एक्स स्मॉल एच। ठीक है, so these are the 3 possibilities in case of female individual. Okay, so now we will discuss about the possibilities in male individual में कौन कौन सी possibilities हो सकती है। तो male individual में कौन कौन सी possibility होती है, देखिए male individual के लिए हम बात करें तो male individual के लिए जैसे अब यह मेल इंडिविजुअल है तो मेल इंडिविजुअल के लिए का जीनोटाइप क्या होगा, एक्स एंड वाई, ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम इज देयर। और हम बात कर रहे हैं हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस, और उसमें भी एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, तो वाई से कहीं कोई सरोकार इसका है ही नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर और वैसे भी ये दोनों ही जो होते हैं, दोनों ये क्या बोलना चाहिए, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब जो भी करना है वो इस एक्स क्रोमोसोम को करना है यहाँ पर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस के बारे में। तो ये कंडीशन अगर है किसी इंडिविजुअल की, ये कंडीशन है एक्स वाई है। ठीक है, तो एक्स वाई अगर सिंपल एक्स वाई ही लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आप मानिएगा कि यहाँ पर इस एक्स के ऊपर कैपिटल एच है और ये पर्सन जो है ये नॉर्मल हो जाएगा, ये नॉर्मल रहेगा। लेकिन जो दूसरी कंडीशन, दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है वो है एक्स स्मॉल एच रेसेसिव जीन एंड वाई। ठीक है, एंड दिस पर्सन शुड बी हीमोफिलिक डिसीज्ड होगा। ये क्यों होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पर क्या हुआ है, एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम है और उस सिंगल एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रेसेसिव जीन है, दिस रेसेसिव जीन विल बी डेफिनेटली एक्सप्रेस्ड। ठीक है, इस वाई जीन से इसका कोई सरोकार नहीं है, वाई क्रोमोसोम से इसका कोई सरोकार नहीं है, वाई क्रोमोसोम जो है वो एक नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो अब यहाँ पर
इसके एक्सप्रेस होने की 100% पॉसिबिलिटी है, एक्सप्रेस हो जाएगा। यानी कि सीधी सी बात यह है कि किसी भी मेल इंडिविजुअल में मेल इंडिविजुअल जो है हीमोफीलिया की दृष्टि से हम देखें तो वो नॉर्मल हो सकता है, वो डिजीज़्ड हो सकता है, वो कल कैरियर कहीं से कहीं तक नहीं होगा, उसमें कैरियरशिप वाली कंडीशन नहीं होगी। तो यहाँ पर ये दोनों ही कंसेप्ट समझने के बाद में मैं डेफिनेटली एक होमवर्क क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ इस चैप्टर के बाद में। उसको सोच लीजिएगा अभी से कि जनरली जो हीमोफीलिया के बारे में क्वेश्चन आता है कि जनरली फीमेल्स आर डिजीज्ड ऑफ जनरली मेल्स आर डिजीज्ड ऑफ हीमोफीलिया वेयर फीमेल्स विल बी द कैरियर। वो मोस्टली वो कैरियर होती है और जो मेल इंडिविजुअल होता है वो डिजीज्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर फीमेल के पास में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और 2 एक्स क्रोमोसोम होने से उसके पास पॉसिबिलिटी है यदि एक एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव जीन आ भी गया और दूसरे के ऊपर रिसेसिव जीन नहीं है तो यहाँ पर ये एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा और वो कैरियर हो जाएगी। ठीक है, वो सिर्फ डिजीज्ड किस कंडीशन में हो सकती है? डिजीज किस कंडीशन में हो सकती है? जब दोनों ही एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव जीन आए, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन हो। तो यहाँ पर मेल इंडिविजुअल में वो पॉसिबिलिटी चली गई, ये वाली पॉसिबिलिटी चली गई, क्योंकि इसके पास में एक ही एक्स क्रोमोसोम है और यदि उसके ऊपर रिसेसिव जीन आया तो वो डिजीज्ड हो जाएगा, यदि रिसेसिव जीन नहीं है तो वो नॉर्मल रहेगा, कैरियर होने के चांसेस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दीजिएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं अपन। तो आपसे अगर कहा जाए कि एक नॉर्मल लेडी और एक हीमोफिलिक पर्सन, हीमोफिलिक मैन के बीच में शादी होती है, तो हीमोफिलिक मैन के बीच शादी होती है, तो उनके प्रोजेनी को किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगी? व्हाट हैपन्स इन देयर प्रोजेनी। ठीक है, तो जब भी नॉर्मल लेडी कहा जाए तो आपको इस तरीके का जीनोटाइप उसको लिखना है कि एक्स कैपिटल एच। ठीक है, आप ऐसा लिखेंगे। तो ये होमोजाइगस है तो आप सीधा सा एक गैमेट बना दीजिए इसका, स्मॉल एच। ठीक है, एक्स स्मॉल एच। मेल इंडिविजुअल तो हेट्रोजाइगस होता ही है। ठीक है, और स्मॉल एक्स स्मॉल एच एंड वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखें इसकी प्रोजेनी को, ये गैमेट फ्यूज़न हुआ तो एक्स एच एंड एक्स स्मॉल एच, और यहाँ हम देखें तो एक्स एच एंड वाई। ठीक है, तो अब आप देखिए इस प्रोजेनी को, ये प्रोजेनी आ गई यहाँ पर। प्रोजेनी में आप देख रहे हैं तो 50% इंडिविजुअल्स जो हैं, 50% इंडिविजुअल हैं वो कैसे हैं? वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में आ गए। एक्स क्रोमोसोम के उसमें हम देखें तो है ना, कैपिटल एच स्मॉल एच कंडीशन आ गई। यानी कि ये जो लेडी है, ये जो ऑफस्प्रिंग है, ये ऑफस्प्रिंग डिजीज़ तो नहीं हुआ, ये डॉटर है और ये डॉटर डिजीज़ तो नहीं हुई, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि इसके पास में एक रिसेसिव जीन भी है जो इसकी लाइफ में तो एक्सप्रेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरा क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है, उसके पास कैपिटल एच जीन है। ठीक है, तो इसकी लाइफ में तो ये एक्सप्रेस नहीं होगा, लेकिन ये आगे आने वाली जनरेशन में इसको कैरी करेगी। इसलिए 50% आप ऐसा लिखेंगे कि इन दिस, इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आप लिखेंगे इन दिस कंडीशन 50% प्रोजेनी विल बी कैरियर एंड 50% प्रोजेनी विल बी नॉर्मल। 50% प्रोजेनी कैसी होगी? वो नॉर्मल होगी। या सीधी सी बात आप ये कह दीजिए कि इन कपल की, ये इस तरीके के अगर कपल है, इन कपल की सारी लड़कियां कलर ब्लाइंड होगी। कैसी होगी? सारी लड़कियां कलर ब्लाइंड होगी और सारे लड़के इनके जो होंगे वो कैसे होंगे? वो नॉर्मल होंगे। ठीक है, ऐसा आप भी लिख सकते हैं। और टोटल प्रोजेनी के बारे में बात करें तो 50% प्रोजेनी विल बी कैरियर एंड 50% प्रोजेनी विल बी द नॉर्मल। ठीक है, तो इस तरीके के कई सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। कौन कौन से कॉम्बिनेशन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। तो इस केस में हमने यहाँ पर कैरियर फीमेल ले ली, जो अभी हम बात कर रहे थे, जो उस जनरेशन की प्रोजेनी में हमने कैरियर डॉटर को के बारे में हम बात कर रहे थे। तो कैरियर डॉटर है तो वो किस तरीके से कैरी करती है जीन को, देखिए इस डायग्राम, इस चार्ट से हमें समझ में आ जाएगा कि ये अगर ये कैरियर लेडी है तो ये 2 तरीके के गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी। एक तो एक्स एच टाइप वाला,
ठीक है, एक तो XH वाला और दूसरा कैपिटल H और दूसरा स्मॉल h वाला, ठीक है। ये दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस करेगी और मेन हेट्रोजाइगस होता ही है, जो नॉर्मल है यहाँ पर, जो मेल इंडिविजुअल है उसको हमने नॉर्मल बताया है। तो X कैपिटल H एंड Y दो तरीके के स्पर्म्स या गैमेट्स ये भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये पहली कंडीशन आप देख लीजिए, अगर ये फ्यूज़न हुआ तो यहाँ पर X कैपिटल H और X कैपिटल H कंडीशन है, इसका मतलब ये कि जो डॉटर है ये बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, ठीक है। लेकिन एक और कंडीशन हम देखें तो यहाँ पर X कैपिटल H एंड Y, ये जो बॉय है, ये जो सन है, ये भी नॉर्मल रहेगा, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं X कैपिटल H एंड X स्मॉल h, ये लड़की है, डॉटर है, जो कि कैरियर हो जाएगी। अब यहाँ पर ये कैसी हो जाएगी? कैरियर हो जाएगी। ये इफ़ेक्टेड नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये जिस तरीके से इसकी मदर ने इसको कैरी किया, आप देखिए कैरियर से क्या फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पर आप देखिए ये जो लास्ट में जो सन देखने वाले हैं हम, वो X स्मॉल h एंड Y, स्मॉल h एंड Y, दिस सन इज़ कम्प्लीटली वी कैन से डिजीज्ड। कैसा हो गया? क्योंकि हम जानते हैं कि मेल इंडिविजुअल के पास में एक ही X क्रोमोसोम होता है और यदि उसके ऊपर ये रेसेसिव जीन आया, स्मॉल h जीन आया, तो ये डिजीज्ड हो जाएगा। अब इसको बचने के कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए इस कैरियर होने के कारण, इस लेडी के कैरियर होने के कारण इसकी लाइफ में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन इसके कैरियर होने के कारण और देख लीजिए जो हस्बैंड थे वो भी बिल्कुल नॉर्मल थे, ठीक है। कहीं से कहीं तक कोई रेसेसिव जीन नहीं था, लेकिन उसके बाद भी 25% प्रोजनी, इनके 25% प्रोजनी कैसी प्रोबेबिलिटी है? उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो डिजीज्ड हो जाए, ठीक है। और उसके अलावा 25% प्रोजनी जो है वो कैरियर होगी, ठीक है, और 50% प्रोजनी उनकी जो होगी वो नॉर्मल रहेगी। इसी तरीके से आप बॉयज़ एंड गर्ल्स जो डॉटर एंड सन है उनके भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखते जाइएगा कॉम्बिनेशंस, और दो कॉम्बिनेशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये दो कॉम्बिनेशन और है, इनको आप देख लीजिएगा कि व्हेन लेडी इज़ हीमोफिलिक एंड हर हस्बैंड इज़ नॉर्मल, ये कंडीशन देख लीजिएगा। उसके बाद में फिर एक और कंडीशन देख लीजिए कि लेडी एज वेल एज हस्बैंड दोनों ही हीमोफिलिक है, तो इनकी प्रोजनी किस तरीके से होगी। जैसे अभी हम कर रहे थे बिल्कुल वैसे करके देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक और टॉपिक इससे रिलेटेड है, हीमोफिलिया से रिलेटेड, मतलब जिस तरीके से हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हीमोफिलिया और कई बार कलर ब्लाइंडनेस के बारे में भी आता है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए। तो कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल जैसे आपने पॉइंट लिखा था हीमोफिलिया के बारे में कि जो है कलर ब्लाइंड भी है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस है, और उसमें भी ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्या होता है उस पर्सन में कलर ब्लाइंडनेस में? कलर ब्लाइंड वाले पर्सन में जो ग्रीन होता है, ग्रीन और जो रेड कलर के जो क्या बोलना चाहिए कि ग्रीन और रेड कलर को वो माइन्यूटली ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। बड़े ग्रीन साइन बोर्ड या रेड साइन बोर्ड दिखाए जाएंगे तो शायद वो देख सकता है उसको, लेकिन अगर माइन्यूटली इसके डॉट्स को देखना हो तो उसको वो एब्जॉर्ब नहीं, उसका ऑब्जर्वेशन यहाँ पर नहीं होता है, वो उसको नहीं एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, रेसेसिव इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस, एंड द पर्सन इज अनेबल टू एब्जॉर्ब दिस माइन्यूट कलर ड्रॉट्स ऑफ ग्रीन एंड रेड पिगमेंट्स, है ना, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसमें भी उसके जो एक्स क्रोमोसोम होता है, उस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रेसेसिव सी जीन की प्रेजेंस होती है, जिसके कारण ये जो पिगमेंट्स होते हैं, यानी कि सम स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स विच आर एबल टू डिटेक्ट दिस माइन्यूट कलर्स ऑफ ग्रीन एंड रेड पिगमेंट्स आर नॉट सिंथेसाइज इन देयर वी कैन से कॉर्न एंड रॉड सेल्स, उसमें ये सिंथेसाइज नहीं होते हैं, तो वो उसको नहीं समझ पाता है, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें भी क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? बिल्कुल हीमोफीलिया की तरह ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि जैसे
किसी लेडी के लिए हम बात करेंगे तो लेडी के लिए क्या हो जाएगा, लेडी के लिए 3 कंडीशन हो जाएगी कि यहाँ पर वो लेडी या तो वो एक्स का लिख दीजिए, कैपिटल सी बना दीजिए, कैपिटल सी बना दीजिए और कह दीजिए कि ये नॉर्मल लेडी है, ठीक है। और एक्स स्मॉल सी एंड एक्स कैपिटल सी कर दीजिए और इसको लिख दीजिए कि ये कैरियर लेडी है, ये क्या है, कैरियर लेडी है। और ये एक्स स्मॉल सी एंड एक्स स्मॉल सी कर दीजिए और ये क्या बोलेंगे आपका, कलर ब्लाइंड लेडी है, ये कलर ब्लाइंड लेडी है, ठीक है। इसी तरीके से किसी मेल इंडिविजुअल के बारे में हम बात करेंगे, ये फीमेल इंडिविजुअल के लिए 3 कंडीशंस है, ठीक है। और मेल इंडिविजुअल के लिए हम बात करें तो उसके लिए 2 कंडीशंस हो सकती है। नंबर 1 कि उसमें एक्स एंड वाई। अब ये यहाँ पर एक्स के लिए आप कैपिटल सी लिख दीजिए तो ये नॉर्मल हो गया, कैसा हो गया, ये नॉर्मल मैन हो गया, ठीक है। और दूसरी कंडीशन उसके पास में क्या हो गई, दूसरी और लास्ट कंडीशन उसके पास में एक्स स्मॉल सी एंड वाई, ठीक है। जो कलर ब्लाइंड जीन है वो इस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है तो ये कलर ब्लाइंड हो जाएगा डायरेक्टली। देयर इज़ नो चांस ऑफ कैरियरशिप, ये कैरियरशिप वाली कंडीशन मेल इंडिविजुअल में कहीं से कहीं तक नहीं आएगी, ठीक है। और इसके भी जिस तरीके से हीमोफीलिया के हमने कॉम्बिनेशंस बनाए हैं वो कॉम्बिनेशन बना के चार्ट बना के आप स्टडी कर सकते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन अ कलर ब्लाइंड लेडी मैरी विथ नॉर्मल पर्सन, या फिर कलर ब्लाइंड लेडी विथ कलर ब्लाइंड पर्सन, या कैरियर कलर ब्लाइंड लेडी विथ कलर ब्लाइंड मेल इंडिविजुअल, या दोनों ही कलर ब्लाइंड हो। इस तरीके से 4 या 5 कॉम्बिनेशन बनेंगे, वैसे चार्ट बना के आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाएगा, दोनों ही लगभग एक, मतलब लगभग या यूँ कह लीजिए कि 99% बस हमें याद रखना है कि होता क्या है दोनों केसेस में, ठीक है। कि भाई एक में कलर ब्लाइंड है तो ये आई से रिलेटेड है, दूसरा हीमोफीलिया है तो वो हमारे ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है, और किस प्रकार की डेफिशिएंसी वहाँ पर होती है ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपकी। तो अब हम नेक्स्ट सिकल सेल एनीमिया के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में सिकल सेल एनीमिया के बारे में ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, सिकल सेल एनीमिया। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में। तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में एक ख़ास बात ये है कि ये दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। कौन सा म्यूटेशन, याद रखिएगा, पॉइंट म्यूटेशन। अब पॉइंट म्यूटेशन मीन्स क्या, अब आप चूँकि थोड़ा सा हम ट्रांसलेशन लेवल पर जा रहे हैं, यानी कि हम प्रोटीन बायोसिंथेसिस की प्रोसेस पे जा रहे हैं जो अभी आपने स्टडी नहीं की है। तो आप सिंपल सा इस कंसेप्ट को समझिएगा कि ये डीएनए है, ये हमारा डीएनए है, और इस डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से यहाँ पर ये मैसेंजर आरएनए बन रहा है, और उस मैसेंजर आरएनए के ट्रांसलेशन से ये जो है पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है, हीमोग्लोबिन में 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स होती है, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन होती है, और अभी हम बात कर रहे हैं कि उसकी बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनने वाली थी वो इस तरीके के पॉलीपेप्टाइड से बनने वाली थी। इस पॉलीपेप्टाइड में क्या खास बात थी, इसका जो पहला अमाइनो एसिड था वो वेलिन था, दूसरा हिस्टीन था, तीसरा ल्यूसीन था, चौथा थ्रियोनिन था, 5वां प्रोलीन था, फिर ग्लूटामिक एसिड था, फिर ग्लूटामिक एसिड था, ठीक है। अब जिस तरीके से देखिए ये 6 नंबर का जो ग्लूटामिक एसिड है उसका जेनेटिक कोड, मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो जेनेटिक कोड है वो GAG लिखा हुआ है, और ये GAG कब कैसे ट्रांसक्रिप्ट हुआ है, ये जो हमारे डीएनए की जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके ऊपर CTC जेनेटिक कोड है, ठीक है। CTC साइटोसिन, थाइमिन और फिर साइटोसिन। तो उस साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर आया ग्वानिन, यहाँ पर थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री आया एडिनोसिन, और फिर साइटोसिन का ग्वानिन। तो जिस तरीके से CTC का ट्रांसक्रिप्शन हुआ और GAG बना, और दिस GAG विल कोड फॉर अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड दैट इज व्हाट, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। इसी तरीके से बाकी जो 1 to 5 जो अमाइनो एसिड्स है ये भी मैसेंजर आरएनए के ऊपर, यहाँ पर भी मैसेंजर आरएनए होगा, और सबके लिए ट्रिपलेट कोडॉन होगा, सबके लिए यहाँ पर ट्रिपलेट कोडॉन होगा, और उन ट्रिपलेट कोडॉन के बेसिस पे इनका सिलेक्शन होगा और ये यहाँ पर आके इस चेन में जुड़ेंगे,
ठीक है। और इन ट्रिपलेट कोडान बनने के लिए यहाँ पर ये जो हमारे टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसके ऊपर भी हमारे डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, और न्यूक्लियोटाइड्स का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, और ट्रांसक्रिप्शन होने से ये मैसेंजर आरएनए बना जिसके ऊपर ये डेफिनेट जेनेटिक कोड्स थे। हम 6th वाले कोड के बारे में बात कर रहे हैं स्पेशली, जो कि GAG था, और उस GAG की स्पेशलिटी है कि वो ग्लूटामिक एसिड को ही कोड करता है, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉपर सीक्वेंसिंग ऑफ अमाइनो एसिड ऑन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन दैट शुड बी वेलिन, हिस्टीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। बट व्हाट हैपन्स इन दिस केस HbS कंडीशन, जो ना ये HbA नॉर्मल है, नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन है। HbS में क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारा जो ये DNA का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड था, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे CAC बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर भी CAC है, ठीक है, सॉरी CTC, एंड दिस इज द कंडीशन वेयर दिस थाइमीन, जो ये थाइमीन था, इस थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। एडिनोसिन से ये रिप्लेस हो गया है, तो CTC की जगह अब ये CAC हो गया, और इस CAC का जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो GUG हो गया, ठीक है। हमारा जेनेटिक कोड क्या हो गया, GUG हो गया, एंड नाउ दिस GUG कोड फॉर वेलिन, नॉट फॉर ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो 6th पोजीशन पर हमारा जो ग्लूटामिक एसिड था, दिस ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, एंड ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ दिस अमाइनो एसिड द whole पॉलीपेप्टाइड, द कन्फर्मेशन ऑफ द whole पॉलीपेप्टाइड चेन हैज बीन चेंज्ड। इसका कन्फर्मेशन चेंज हो गया, इसके कन्फर्मेशन चेंज से पूरी बीटा चेन का कन्फर्मेशन चेंज हो गया, और बीटा चेन के कन्फर्मेशन चेंज होने से हमारे हीमोग्लोबिन का कन्फर्मेशन चेंज हो गया, और हीमोग्लोबिन के कन्फर्मेशन चेंज होने से हमारी RBC, जो कि इस शेप में आनी चाहिए थी, बाई कॉनकेव शेप में आनी चाहिए थी, कचौरी के जैसी, लेकिन दोनों गाल पिचके हुए, ऐसी ना होके ये हंसिए के आकार की हो गई, ये सिकल शेप्ड हो गई। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। सिर्फ प्रॉब्लम क्या हुई कि दिस थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय एडिनोसिन, और उसके कारण ये पूरा के पूरा जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन था वो चेंज हुआ, उससे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, उससे हमारी RBC का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, और अब RBC सिकल शेप्ड हो गई। सो दिस इज द थ्योरी बिहाइंड द सिकल सेल एनीमिया। अब हम इसके इनहेरिटेंस के बारे में बात करते हैं। आइए अब हम इसके इनहेरिटेंस के बारे में बात करें, सिकल सेल एनीमिया के इनहेरिटेंस के बारे में बात करें, तो यहाँ पर सबसे पहला जो पहली कंडीशन है किसी भी इंडिविजुअल में, वो इस तरीके की हो सकती है, HbA। तो HbA यानी कि ये बिल्कुल नॉर्मल इंडिविजुअल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसे लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऐसे लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम किससे है, ऐसे हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल से, HbA-HbS, ठीक है, HbA-HbS, ठीक है, ये कैरियर यहाँ पर एक तरीके से इसको कह लिया जाए, ठीक है। ऐसे इंडिविजुअल से प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे प्रॉब्लम होगी अभी हम देखेंगे। और ये तीसरी कंडीशन या HbS-HbS होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, जैसे ये होमोजाइगस था डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, तो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, इससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप कहेंगे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम, किस तरीके से इसके से प्रॉब्लम नहीं है। जब हम रे डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पर ये केस आएगा, और मैं वहाँ बताऊँगा आपको कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब हम कुल मिला के जो है, हम इन दो को एलिमिनेट कर दें, इसको एलिमिनेट कर दें कि ये कोई प्रॉब्लम वाला इंडिविजुअल नहीं है। क्या इनहेरिटेट करेगा भाई, दोनों ही तो डोमिनेंट जीन है उसके पास में, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये इनहेरिटेट कर सकता है, रेसेसिव है, लेकिन ये भी दुर्भाग्य से इनहेरिटेट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, अभी हम देखेंगे। अब इंडिविजुअल कौन से, इस तरीके के इंडिविजुअल, कि ऐसा कोई एक इंडिविजुअल है भाई, ऐसा कोई इंडिविजुअल है और उसकी मेटिंग भी ऐसे ही इंडिविजुअल से हो गई, ऐसे ही इंडिविजुअल हो गई, तो उनकी प्रोजेनी में क्या कंडीशंस आएगी, उनकी प्रोजेनी में क्या कंडीशन आएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो ये मेल और फीमेल दोनों ही जो है वो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल है, और इन हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल के गैमेट्स के बारे में बात कर लें तो ये गैमेट्स किस तरीके का बनेगा, HbA और HbS, ठीक है। और इसके भी गैमेट्स कैसे बनेंगे, HbA और HbS, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब फ्यूज़न करवा दीजिए यहाँ पर, ये तो HbA हो जाएगा, HbA, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक।
फिर यहाँ फ्यूज़न करवा दीजिए HbA-HbS, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट जीन है, एक्सप्रेस नहीं होने देगा। ठीक है भाई, इनके पेरेंट्स भी ऐसे ही थे, पेरेंट्स भी हेटेरोजाइगस थे, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो यहाँ पर भी इनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी वही होगा HbA-HbS, ठीक है, HbS इंडिविजुअल होगा। ठीक है, लेकिन तीसरी कंडीशन यहाँ पर आप देखिए, चौथी कंडीशन HbS होमोजाइगस इंडिविजुअल हो गया। इसी के बारे में मैं बात कर रहा था कि इसके कारण भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई डोमिनेंट जीन नहीं है और इसकी जो 100% आरबीसी है वो सीकल शेप्ड हो जाएगी, और जैसे ही ये जो फीटस है भाई, ये तो डिटर्मिनेशन कहाँ पर होगा? फाइटल कंडीशन में ही होगा ना। तो फाइटल कंडीशन में ही होगा कि भाई इसके फादर ऐसे हैं और मदर ऐसी हैं। अब यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी बन गई, तो उस फीटस में, वो फीटस जब तक प्लेजेंटा से जुड़ा रहेगा अपने मदर की आरबीसी से, जब तक काम चलाएगा बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही पार्चुरेशन के टाइम पे प्लेजेंटा ब्रेक होगा, अब उसको अपनी आरबीसी से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होगा। अब इसके पास में आरबीसी 100% सिकल शेप्ड है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी नहीं करती है। ऐसी कंडीशन में ये बच्चा जैसे ही प्लेजेंटा ब्रेक होगा, इसकी सांसें रुक जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ऐसे इंडिविजुअल भी नेचर में नहीं होते हैं। ठीक, सो यहाँ पर ये मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो निकालेंगे तो क्या निकालेंगे आप? इसको होमोजाइगस इंडिविजुअल बोलेंगे 1, और ये 2 हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल बोलेंगे 2। 1:2:0 क्या बोलेंगे? 1:2:0 ऐसा बोलेंगे। ऐसा नहीं बोलिए आप, नॉर्मल, ये सभी नॉर्मल ही है, नॉर्मल फिनोटिपिकली अगर आप बोलें इसको बिल्कुल ठीक है। 1:2 रहेगा, इसका जीनोटाइप क्या रहेगा? 1:2 रहेगा। लेकिन फिनोटाइप के बारे में हम बात करें तो तीनों ही नॉर्मल है, तो 3:, क्या होगा? 3:0 है, 3:0। तो भाई ये मेंडेलियन डिसऑर्डर हुआ, ये भी मेंडेलियन डिसऑर्डर हुआ। ठीक है, ना जीनोटाइप मैच कर रहा है, ना फिनोटाइप मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर है फिनाइल कीटोन्यूरिया, PKU, फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब फिनाइल कीटोन्यूरिया को समझने से पहले आप यहाँ समझ लीजिए, ये एक क्रोमोसोम है। ये क्या है? एक क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम के ऊपर एक डेफिनेट जीन है। वो डेफिनेट जीन जो होता है, जब उसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है तो वो एक प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन ये एंजाइम बनाता है। ये एंजाइम कौन सा एंजाइम? फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज। क्या नाम है इसका एंजाइम का? फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज। दिस इज द एंजाइम विच इज सिंथेसाइज्ड बाय द पर्टिकुलर जीन, एंड दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वी कैन से डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ दिस अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड है, फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड है। इस फिनाइल एलानिन को ये पायरुविक एसिड और टायरोसिन 2 पार्ट में ब्रेक करता है। ठीक है, यानी कि ये सीधा सा वापस से चलते हैं। क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन है, वो जीन जो होता है वो एक एंजाइम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम एक अमाइनो एसिड को ब्रेक करने में, या यूँ कहें कि उसको डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है फिनाइल एलानिन, पायरुविक एसिड में और टायरोसिन में इसको ब्रेक करता है। ठीक है, ये इसको पॉज करके सुन लीजिएगा एक बार और अच्छे से। क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन है, वो जीन जो होता है वो एक एंजाइम फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज बनाता है। फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज जो होता है वो फिनाइल एलानिन को डिटॉक्सिफाई करता है, उसको ब्रेक करता है 2 पार्ट में, पायरुविक एसिड और टायरोसिन में। लेकिन क्या होता है? फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये नॉर्मल कंडीशन है अभी जो मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, लेकिन फिनाइल कीटोन्यूरिया वाली कंडीशन में क्या होता है कि ये जीन ही डेफिशिएंट हो जाता है, ये जीन होता ही नहीं है। ये जीन नहीं होता है तो ये एंजाइम नहीं बनेगा। ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ये जो अमाइनो एसिड है, कौन सा एंजाइम नहीं बनेगा? फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज नहीं बनेगा। फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज नहीं बनेगा तो फिनाइल एलानिन जो हमारा अमाइनो एसिड है उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो ये पर्सन के ब्लड के अंदर ही रह जाएगा, ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होता जाएगा, काफ़ी मात्रा में एक्यूमुलेट हो जाएगा, और
सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या कॉज करेगा? प्रॉब्लम कॉज करेगा ये आपके सेरिब्रल यानी कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करेगा और मेंटल रिटार्डेशन का काम करेगा। क्या करेगा? मेंटल रिटार्डेशन का काम करेगा। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट फिनाइल कीटोन यूरिया। अब यहाँ पर मैंने आपको नॉर्मल कंडीशन बता दी, फिर इस जीन के एब्सेंट होने के बाद कंडीशन बता दी, और अब इस इंसान की पहचान कैसे की जाएगी कि जब ये इंसान यूरिन एलिमिनेट करेगा, जब ये पर्सन यूरिन एलिमिनेट करेगा तो उसके यूरिन में ये फिनाइल एलानिन होगा, और ये फिनाइल एलानिन होगा तो ये जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो यूरिन क्या हो जाता है? यूरिन ब्लैक हो जाता है। यूरिन कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। सो दिस इज़ द ओवरऑल इंफॉर्मेशन अबाउट फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, इसको पॉज करके 2-3 बार करके समझ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल जीन डिलेशन से रिलेटेड एक मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है एक तरीके का। ठीक है, ये भी एक रेसेसिव जीन वाला ही कंसेप्ट है। हाँ, और ये ऑटोसोम्स के ऊपर है। ये क्रोमोसोम जो है ये सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, ये ऑटोसोम है। ठीक है, यानी कि आपका क्रोमोसोम नंबर 1 से लगाकर क्रोमोसोम नंबर 22, आई थिंक सो, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, होमवर्क देख लीजिए कौन से क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन डिलीट होता है, ये मुझे आप बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, किस नंबर का क्रोमोसोम है? 1 से लगाकर 42 तक, 43 तक, सॉरी 44 तक, 1 से लगाकर 44 तक कहीं पर भी कहाँ पर ये कौन सा क्रोमोसोम है जिसके ऊपर ये जीन का डिलीशन होता है। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के ऊपर। जेनेटिक डिसऑर्डर में जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है वहाँ पर आ जाते हैं कि यहाँ पर क्या कंडीशंस है। यहाँ पर जब मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहे थे तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर जीन जेनेटिक लेवल की बात कर रहे थे हम। ठीक है, जेनेटिक लेवल की बात करते हैं कि जीन में कोई चेंज आया, जैसे कि यहाँ हीमोफीलिया, यहाँ रेसेसिव जीन वाली कंडीशन है। कलर ब्लाइंडनेस, हमने वहाँ पर भी रेसेसिव जीन की कंडीशन देखी। सिकल सेल एनीमिया में भी रेसेसिव कंडीशन की हम यहाँ पर देखी। इवन तो एक पॉइंट म्यूटेशन था, एक न्यूक्लियोटाइड के शिफ्ट होने से प्रॉब्लम हो गई, है ना। इसके बाद में फिनाइल कीटोन यूरिया भी एक पर्टिकुलर जीन से रिलेटेड डिसऑर्डर था। लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोमल लेवल पे बात करेंगे कि क्रोमोसोम की संख्या घट जाए या बढ़ जाए किसी पर्सन में तो क्या हो सकता है। जैसे हम डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करें तो डाउन सिंड्रोम में ये इसको हम बोलते हैं 21st ट्राइसोमी। क्या बोलते हैं इसको? 21st ट्राइसोमी। 21st ट्राइसोमी। ट्राइसोमी क्यों बोलेंगे? ट्राइसोमी तो 21st का मतलब जो 21st पेयर हमारा होता है, ऑटोसोम्स होते हैं। 21st पेयर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 2 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 2 क्रोमोसोम होते हैं। तो उन 2 क्रोमोसोम की जगह यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक तीसरा क्रोमोसोम भी आ जाता है। तीसरा क्रोमोसोम, इस पेयर में हमें 3 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब ये कि इस इंडिविजुअल में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे हो जाएंगे? 46 + 1 हो जाएंगे। 46 + 1 हो जाएंगे। ये 1 कौन सा है? ये 1 21st पेयर में एक बड़ा हुआ क्रोमोसोम है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 47। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि डाउन सिंड्रोम के पर्सन का जीनोटाइप लिखिए, तो जीनोटाइप में बच्चा क्या जीनोटिपिक रेशो पे चला जाता है, वो रेशो 1:2:1 एंड इस तरीके से। तो जीनोटिपिक रेशो ऑफ द डाउन सिंड्रोमिक पर्सन इज़ क्या? उसका जीनोटाइप क्या होगा? 45 ऑटोसोम्स क्या होंगे? 45 ऑटोसोम प्लस XX और XY। ठीक है, ये लड़का भी हो सकता है, लड़की में मेल भी हो सकता है, फीमेल इंडिविजुअल भी हो सकता है। बस प्रॉब्लम ये है कि इस ऑटोसोम्स में, इसके ऑटोसोम्स में 44 क्रोमोसोम की जगह 45 क्रोमोसोम्स है, और वो 45 क्रोमोसोम में भी एक क्रोमोसोम जो बड़ा है वो उसके 21st पेयर में बड़ा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऐसे पर्सन के क्या सिम्टम्स होंगे, क्या किस तरीके का ये दिखाई देगा? आप अपनी NCERT बुक को ओपन करेंगे और वहाँ देखेंगे तो एक बच्चे का डायग्राम बनाया हुआ है और उसके कई सारे सिम्टम्स लिखे हुए हैं। चलिए मैं कुछ सिम्टम्स आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो इसका जो है फ्लैट हेड होता है, जो फोरहेड होता है वो फोरहेड जो होता है वो फ्लैट होता है, फ्लैटेंड होता है। ठीक है, और दूसरा इसका जो टंग होता है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। टंग में तो कहना चाहिए यहाँ पर एक अनकंट्रोल्ड सलाइवेशन होता है। ठीक है, और कोग्नाइटल हार्ट डिसीज़ होती है इसमें।
कोगनाइटल हार्ट डिजीज़, यानी कि हार्ट पेशेंट होता है एक तरीके का यह बच्चा, ठीक है। और उसके बाद में इसके जो पाम है, उन पाम में भी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। सो दीज आर द स्पेसिफिक आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ द पर्सन अफेक्टेड बाय द डाउन सिंड्रोम, ठीक है। फोरहेड जो होता है वो फ्लैटेंड होता है, और उसके बाद में जो इसकी जो सलाइवेशन होता है वो अनकंट्रोल्ड होता है, अनकंट्रोल्ड सलाइवेशन होता है। और उसके बाद में कोगनाइटल हार्ट डिजीज़ होती है इस पर्सन में, और जो है वो पाम में भी कुछ स्पेशल टाइप्स की जो कुछ कंडीशंस होती है वो देख लीजिएगा, ठीक है। सो दीज आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ अ पर्सन डिजीज्ड बाय डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम का पहला पॉइंट, दिस इज 21st ट्राइसोमी, ऑटोसोमल ट्राइसोमी, ठीक है। 21st क्रोमोसोम में 3 क्रोमोसोम हो गए 21st पेयर में। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो गए, ठीक है। और इसका जो जीनोटाइप हो गया वो क्या हो गया, 45 ऑटोसोम प्लस XX या XY, ठीक है। द फोरहेड फ्लैटेंड, अनकंट्रोल्ड सलाइवेशन, कोगनाइटल हार्ट डिजीज़ एंड सम स्पेशल फीचर्स इन पाम, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाउन सिंड्रोम। इसके बाद हम बात करते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या करना है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो होता है ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के लिए हम बात करें तो इसको हम कहेंगे 23rd ट्राइसोमी। क्या कहेंगे, 23rd ट्राइसोमी, 23rd ट्राइसोमी। इसका मतलब क्या हुआ, 23rd ट्राइसोमी का मतलब यह हुआ हमारे 23rd पेयर है, क्रोमोसोम का 23rd पेयर है, यानी कि 22 क्रोमोसोम्स, 22 पेयर्स कैसे होते हैं, 22 तो ऑटोसोम्स ही होते हैं, 22 ऑटोसोम, ठीक है। लेकिन जो 23rd पेयर था हमारा 23rd पेयर, उस 23rd पेयर में जो स्पेशली जो मेल इंडिविजुअल होता है, स्पेशली नहीं मेल इंडिविजुअल ही होता है, उस मेल इंडिविजुअल में क्या होता है, X एंड Y कंडीशन होती है, X एंड Y कंडीशन होती है। लेकिन क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या हो गया, X एंड Y हो गया, क्या हो गया, X एंड Y, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो यहाँ पर भी 47 हो गए जिस तरीके से डाउन सिंड्रोम में हुए थे। लेकिन बात क्या है, बात यहाँ है ये 23rd ट्राइसोमी है, जो हमारा 23rd पेयर था, यहाँ पर 45-46 क्रोमोसोम था, वहाँ पर एक और X क्रोमोसोम आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, 47 क्रोमोसोम हो गए 23rd ट्राइसोमी। और ये ऑटोसोमिक ट्राइसोमी नहीं है, ये कौन सी है, ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड ट्राइसोमी है, इन विच एडिशनल X क्रोमोसोम इज़ प्रेजेंट इन अ मेल इंडिविजुअल। उस मेल इंडिविजुअल में एक एडिशनल X क्रोमोसोम होता है। और आप जानते हैं कि ये 2 X क्रोमोसोम का मतलब क्या हुआ, 2 X क्रोमोसोम का मतलब ये हुआ कि ये किसी फीमेल जीनोटाइप के रिजेम्बलेंस में हो जाएगा, उसका फीमेल जो जीनोटाइप है वैसा दिखेगा, एक फीमेल इंडिविजुअल के जैसा इसका जीनोटाइप हो गया। Y क्रोमोसोम तो है ही सही, तो मेल तो ये दिखेगा, ये मेल पर्सन तो है, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 X क्रोमोसोम मोस्ट ऑफ द फीमाइन कैरेक्टर्स इसके अंदर दिखाई देंगे, इस इंडिविजुअल के अंदर फीमाइन कैरेक्टर दिखाई देंगे। जो इसकी वॉइस होगी वो फीमेल वॉइस की तरह आपको ऑडिबल होगी, ठीक है। और उसके अलावा ये जो लिटिल ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा, इसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। और इसके बाद में जो जेनेटल ऑर्गन्स हैं, जेनेटल ऑर्गन्स है वो पुअरली डेवलप्ड होंगे, यानी कि टेस्टिस एंड पेनिस आर पुअरली डेवलप्ड। और इसके अलावा जो टेस्टिस होंगे उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, ये पर्सन स्टेराइल होगा, ठीक है। तो अच्छे से याद रखिएगा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में। चलिए अगला हम देख लेते हैं, टर्नर सिंड्रोम देख लेते हैं, टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर्स सिंड्रोम जो है ना, टर्नर सिंड्रोम क्या है, ये 23rd मोनोसोमी है, 23rd मोनोसोमी। अब मोनोसोमी, अभी तक हम ट्राइसोमी वर्ड ही सुन रहे थे, मोनोसोमी 23rd मोनोसोमी इन फीमेल में होगी ये 23rd मोनोसोमी। यानी कि क्या होगा, 22 ऑटोसोम, जीनोटाइप क्या है उनका 22 ऑटोसोम प्लस क्या हुआ, X एंड X होना चाहिए, X एंड X होना चाहिए, ठीक है। लेकिन X एंड X ना हो के X0 कंडीशन है, यहाँ पर क्या है, X0 कंडीशन, यानी कि ओनली 1 X क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन 23rd पेयर। सो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी 45 एट द प्लेस ऑफ
46, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक क्रोमोसोम का डिलीशन हुआ है वो डिलीटेड क्रोमोसोम कौन सा है, एक्स क्रोमोसोम है। कौन से पेयर में है, 23rd पेयर में है, ठीक है। किस में है, फीमेल इंडिविजुअल में है। 2 एक्स क्रोमोसोम की जगह एक ही एक्स क्रोमोसोम हो गया। और एक क्रोमोसोम का होना किसके रिजेंबलेंस है, ये मेल इंडिविजुअल के। मेल इंडिविजुअल में भी तो एक्स क्रोमोसोम होता है, तो ये कहने को ये भाई वाई क्रोमोसोम नहीं है इसलिए मेल तो नहीं है, लेकिन ये फीमेल भी नहीं है क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम नहीं है इसके पास में, 2 एक्स क्रोमोसोम नहीं है। तो इसमें मोस्ट ऑफ द इस फीमेल इंडिविजुअल में मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर मेल इंडिविजुअल के जैसे दिखाई देंगे। जो वॉइस के बारे में हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर मस्कुलाइन वॉइस होगी, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो स्ट्रॉन्ग मसल डेवलपमेंट हो जाएगा, इसमें स्ट्रॉन्ग मसल डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो ब्रेस्ट का जो प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए था वो भी नहीं होगा, पुअरली डेवलप्ड होंगे, ठीक है। उसके अलावा जो ओवरीज़ का डेवलपमेंट के बारे में बात करें, ओवरीज़ भी पुअरली डेवलप्ड होगी और ओवरी में oogenesis की प्रोसेस नहीं होगी और ये लेडी भी स्टेराइल होगी, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ according to our we can say study material में जो भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दिए थे उनको हमने आज अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। और जहाँ भी आपको लगे, मैंने आपको जो रिटन मटेरियल बहुत ज़्यादा शो नहीं किया है, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, रिवाइज़ कीजिएगा और इन सारे पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा। आपके लिए काफ़ी पर्याप्त मटेरियल है जो इस वीडियो में आपको मिलेगा वो, ठीक है। तो इसके साथ ही हम आज की इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, घर में बने रहिए, स्वस्थ रहिए और बाकी लोगों को भी स्वस्थ रखिए। आपके आसपास जितने भी सबको जो गवर्नमेंट रूल्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, उनको फॉलो करने की सलाह दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।